हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है आशीष बाहेती और आज का हमारा लेक्चर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, एनपीओ में फंड बेस्ड अकाउंटिंग को किस तरीका से रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते हैं क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन रह जाता है कि सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जो भी फंड मिलता है या फंड इन्वेस्ट करते हैं उससे जनरेट जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता है उसका अकाउंटिंग किस तरीका से होता है। साथ ही इससे फंड बेस्ड अकाउंटिंग को नॉर्मल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंशिएट करे, सेग्रीगेट कैसे करे, आइडेंटिफाई कैसे करे। तो बच्चे इन चीजों के ऊपर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद आपका ये जितना भी कंफ्यूजन है ना, वो सब दूर हो जाएगा। साथ ही मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उसमें प्रैक्टिकली अमाउंट्स को किस तरीका से कहाँ रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल में मैं दो भगवान जो इंसान के रूप में हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम प्यार से पापा और मम्मी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पाप इन इंडियन फादर्स लोग के साथ ना एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर या बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट चलता है कि उनके पास जितना भी पैसा, जितने भी सोर्स से आ जाए ना, वो सबको वो लोग पापा लोग एक ही जगह रखते हैं। जैसे कि मान लो कि पापा के पास एक बैग है। ठीक है। अच्छा, अब पापा को सैलरी से कोई भी पैसा मिला, अगर पापा जॉब करते हैं तो, या फिर बिजनेस से जो भी इनकम हुआ, पापा क्या करते हैं, उस हर एक इनकम को इसी बैग में रखता है। ठीक है। साथ ही मान लो कि पापा ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया। अब पापा ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस लेट से एफडी में, बैंक में, कहीं पे भी, तो उससे क्या मिलेगा पापा को? उस एफडी में इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट को भी पापा यहीं पे रख देते हैं। साथ ही मान लो कि पापा का कोई बेटा, मान लो कि इंडिया, दिल्ली वगैरह में बाहर काम करने गया है या फिर आउट ऑफ इंडिया काम करने गया है, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा भेजते रहते हैं ना। तो अब ये जो भी पैसा आएगा ना, भले ही बेटा जितना भी बोल लो कि पापा आप इसको ऐसे खर्चा करना, वैसे खर्चा करना, यहाँ रखना, वहां रखना, पापा लोग कभी सुनते नहीं। पापा लोग सब पैसा को कहाँ रखेंगे? एक ही जगह में। उनसे वो झमेले लिया नहीं जाता, वो सब कुछ एक ही जगह जगह में रख देते हैं, है ना। सिमिलर वे, अब जो भी खर्चा होता है, ठीक है ना, खर्चे कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि मान लो कोई डेली एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, वो पापा कहाँ से खर्चा करेंगे? उसी बैग से। मान लो बच्चों को कोई एजुकेशन के लिए, अब एजुकेशन का फीस वगैरह जो भी चीज का खर्चा है, वो भी पैसा कहाँ से देंगे? उसी बैग से। अब मान लो मम्मी को हर मंथली खर्चा देना पड़ता है ना, मम्मी लोग को भी तो खर्चा देना पड़ेगा, वरना मम्मी लोग घर कैसे चलाएंगे? तो मम्मी लोग के लिए जो भी खर्चा वगैरह देता है, वो भी पापा कहाँ से देते हैं? उसी बैग से। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है कि पापा लोग क्या करते हैं कि एक ही बैग मेंटेन रखते हैं। जो भी इनकम आया उसी बैग में डाल दिया, जो भी खर्चा है उसी बैग से करेगा। ठीक है। बट मम्मी लोग के साथ ये कंसेप्ट नहीं है। मम्मी लोग तो बहुत स्पेसिफिक है। अगर मम्मी लोग को पापा लोग जो भी पैसा दिया है घर खर्चा चलाने के लिए, अब घर खर्चा मतलब मान लो डेली का राशन, सब्जी वगैरह, मेड का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह, जो भी चीज के लिए मम्मी को पैसा देते हैं कौन? पापा। वो पापा मम्मी लोग क्या करती है? एक ही बैग में रख देती है। ठीक है ना। जो भी पापा से पैसा मिला घर खर्चे के लिए, उसको एक ही बैग में रखते हैं। अब जितना भी खर्चा होगा वो इसी बैग से होगा। मान लो कि वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही देना पड़ा, ठीक है, या फिर मान लो कि कोई मेड को सैलरी देना पड़ा। तो सब लोग मम्मी लोग क्या करती है, जो पापा लोगों ने जो पैसा दिया वहां से खर्चा करता है। ठीक है। साथ ही पकड़ लो पापा लोगों ने और भी पैसा दिया, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन के लिए। अब अगले साल फीस वगैरह देना या इस साल का फीस वगैरह देना, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए भी तो पापा लोग मम्मी लोग को ही पैसा देते हैं ना, कि भैया एडमिशन का फीस वगैरह पैसा रख दो ताकि बच्चों का एडमिशन, ट्यूशन वगैरह सब कुछ हो जाए। बट मम्मी लोग ना इस पैसे को खिचड़ी नहीं करते। वो लोग
एक ही जगह नहीं रखेंगे हर पैसा को। अब पकड़ लो कि कोई बच्चों का एजुकेशन के लिए पैसा मिला मम्मी को, तो मम्मी क्या करेगी, एक बैग बना लेगा, ठीक है ना? अब उसको बैग बोल लो, पिगी बैंक बोल लो, गुल्लक बोल लो, कुछ भी बोल लो। उसका नामकरण भी कर देगा मम्मी लोग। क्या? एजुकेशन बोल करके, बच्चों का पढ़ाई बोल करके। और जो भी पैसा मिलेगा ना मम्मी लोग को, वो इसमें जमा होगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल गया कि भैया ये बच्चा का एजुकेशन के लिए है, तो मम्मी वहीं पे जमा कर देगा। अब पापा ने बोला कि भाई बेटा बेटी बड़ा हो रहा है, शादी करवाना है उनका। शादी करवाना है तो भैया खर्चा भी तो होगा ना, तो वक्त पे पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए मम्मी को बोलती है कि ये लो भाई पैसा लो, मम्मी जी पैसा लो और ये पैसा जमा करना शुरू कर दो। तो मम्मी भी उस पैसे को ना, ये डेली खर्चे वाले बैग में नहीं रखता, कहाँ रखता है, उसके लिए एक अलग से बैग बना लेगा। और भैया बैग बनाएगा तो नामकरण तो होना ही है। नामकरण क्या बोल करके हो जाएगा, शादी वाला। शादी.com वाला नहीं, शादी वाला, ठीक है ना? शादी वाला बैग, शादी वाला बैग, ठीक है? अब मम्मी क्या करेगी, जितना भी पैसा जो भी उनको शादी के पर्पस के लिए मिला, मम्मी उसी पैसे में, उसी सब पैसे को उसी बैग में रखेगी। उस पैसे को एजुकेशन वाले बैग में, या फिर जो डेली खर्चा वाला बैग है, उसमें मिक्सअप नहीं करते। उनका बिल्कुल भी आदत नहीं होता कि चीजों को खिचड़ी करके रखे। सबको अपना अपना स्पेसिफिक बैग बना देगा, उन सब चीजों में रखता है। तो हर एक इंडियन मम्मी लोग का यही कंसेप्ट चलता है, राइट? अच्छा, अब देखो, मान लो कि एजुकेशन के नाम पे मम्मी ने 2020, लेट से 2020, 2020 में 10,000 रुपीज जमा कर लिया, ठीक है? अब 2021 में मम्मी बच्चा का एडमिशन करने गया, ठीक है? अब एडमिशन करने गया तो मम्मी का फीस लगा, बच्चों का, सॉरी, बच्चों का स्कूल का फीस और पूरा ईयरली फीस लगा 8,000, ठीक है? तो 2,000 रुपीज तो बच गया। उस साल इस बैग में 2,000 रुपीज तो बच गया। तो मम्मी पता है क्या करती है, मम्मी इस 2,000 को लेकर के ये नॉर्मल वाला बैग में नहीं डाल देती। मम्मी बोलेगी कि भैया मैंने अपना बेटा बेटी का पढ़ाई के लिए पैसा को जमा किया है, एक्स्ट्रा है तो क्या हुआ, अगले साल काम आ जाएगा। अब भैया अगले साल काम आएगा तो भैया पैसा को वहीं रहने दो। यहाँ पे घर खर्चा में रखा तो भैया ऐसे ही खर्चा हो जाना वो, तो पैसा कहाँ से बचेगा? तो मम्मी क्या करती है, ये 2,000 रुपए को ना मिक्स नहीं करती है अपने ये जनरल वाले बैग में, वहीं पे पड़ा रहने देता है, ठीक है? सेम चीज वो शादी वाले में करता है। अब मान लो कि मम्मी ने स्टार्ट किया, अब पकड़ लो बेटा बेटी की शादी कब होगा, 21 से 25 साल की उम्र में एवरेज में हो जाता है, ठीक है ना? अब मम्मी लोग, पापा मम्मी लोग मिलके पैसा जमा करना, जमा कब से शुरू करते हैं करना, मान लो जब बेटा बेटी 5 साल 6 साल का हो जाएगा तभी से थोड़ा 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 बचाना शुरू करते हैं, ताकि जब तक बच्चा बड़ा होगा तो इतना पैसा जमा हो जाए उसमें कि अपने घर पे जो भी शादी का खर्चा वगैरह होगा वो प्रॉपरली मैनेज हो जाए, राइट? तो मम्मी लोग क्या करेगी, वो सब पैसा को यहाँ पे क्या करे, प्लस करती जाएगी हर साल, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा नहीं होता है कि ये पैसा को ना प्लस करके रखेगी एक ही जगह। अरे भैया मम्मी पापा इंतजार करता है उस घड़ी का। कौन से घड़ी का? जिस दिन सोना का दाम गिरेगा, है ना? जिस दिन सोना का दाम गिरेगा, मम्मी लोग क्या करेगी, पैसा निकालेगा, जाएगा ज्वेलरी खरीद के लेके आ जाएगा। चूड़ी, गहना, कान का, नाक का, जो भी चीज है, सब कुछ खरीद के आज ही रख लेगा, ताकि फ्यूचर में जब शादी हो तो बेटा बेटी के शादी में यूज कर सके, उन चीजों को दे सके, राइट? तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उस पैसे को, जैसे ही पैसा सस्ता हुआ, सॉरी सोना सस्ता हुआ, उससे क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे और उससे क्या करेगा, ज्वेलरी बना के रख लेगा। ज्वेलरी बना के क्या रख लेगा, मम्मी अपने पास रख लेगा। अब एक चीज सोचो, मम्मी को तो एक ज्वेलरी मिल गया, यानी कि एक एसेट मिल गया इस पैसे का, ठीक है? अच्छा, अब जरूरी नहीं है ना कि मम्मी लोग ये बैग में जो पैसा बच जाएगा वो अपने पास ही रखेगा। अरे इतना इतना सारा पैसा 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल जमा करेगा, तो इतना सारा पैसा हाथ में थोड़ी रखेगा। मम्मी लोग क्या करता है इसको, मम्मी लोग इसको इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है? इन्वेस्ट कर देता है। कहाँ पे? मान लो कि कोई फिक्स डिपॉजिट हुआ, ठीक है?
कोई फिक्स्ड डिपॉज़िट किसी के साथ भी, कोई मान लो बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ, किसी के साथ भी, जो भी जो भी पैसा बच रहता है, उसको इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है ना? अब एक चीज़ बताओ कि ये जो एफडी में इन्वेस्ट किया, तो क्या फ्री में इन्वेस्ट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, बैंक वाले इनको क्या देंगे? बैंक वाले इनको इंटरेस्ट देगा, राइट? मम्मी लोग पता है क्या करता है? ये जो इंटरेस्ट का पैसा मिला ना, ये इंटरेस्ट का पैसा को ये रेगुलर वाले खर्चे में ऐड नहीं करता। ये पैसा जितना भी इंटरेस्ट मिला ना, इसी को वापिस से इसी बैग में डाल देता है। इंटरेस्ट का जो भी पैसा मिला वापिस इसको कहाँ डाल देगा? इसी बैग के अंदर, उसको मिक्स नहीं करता, राइट? सिमिलरली एजुकेशन का पैसा भी, अभी जो 2000 बच गया, अब ये 2000 कब यूटिलाइज़ होगा? अगले साल 2022 में जब एडमिशन होगा तब यूटिलाइज़ होगा, क्योंकि 2021 का तो स्कूल फीस, एडमिशन फीस पूरे साल का दे दिया ना, तो अब ये 2000 रुपए हाथ में रखेगा तो खर्चा हो जाएगा और घर के रेगुलर खर्चे में यूज़ हो सकता है, इसलिए मम्मी लोग क्या करते हैं, इसको भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है? अब इससे जनरेट होने वाला जो भी इनकम है, उसको मम्मी लोग क्या करेगा, इसी इसी बैग में, इसी एजुकेशन वाले बैग में ही रखेगा। उसको वापस से अपने जो रेगुलर घर वाला खर्चा है, उसमें ऐड नहीं करता, राइट? ये वाला कांसेप्ट समझ में आया? अगर ये कांसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आ गया। यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है? अब पापा लोग जो ये बैग रखता है ना, एनपीओ में इस बैग को बोलता है जनरल फंड या फिर कैपिटल फंड, ठीक है? अब एनपीओ का इनकम कौन-कौन से सोर्स से होता है? कोई भी सब अच्छा हर साल मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन का पैसा देता है, वो, या फिर जो भी जनरल डोनेशन मिल गया, वो सब। ये सब चीज़ क्या है? एक एनपीओ के लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। उन सबको एनपीओ कहाँ पे रखता है? अब ऐड कहाँ पे करता है? अपने जनरल फंड या कैपिटल फंड में। अब जो भी एनपीओ का रेगुलर खर्चा है, मान लो कोई स्पोर्ट्स का मटेरियल लेकर के आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी खर्चा है, वो भी एनपीओ कहाँ से देता है? इसी जनरल फंड से देता है, ठीक है? तो जनरल फंड क्या है? पापा वाला बैग। अब जो मम्मी वाला बैग है ना, कहाँ गया मम्मी वाला बैग? मम्मी वाला बैग ये रहा। अब मम्मी लोगों का क्या कंसेप्ट है? मम्मी लोग ने जो भी ये कंसेप्चुअली जो पैसा जमा करके रखा, क्योंकि मम्मी लोग को क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला ना, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी पैसा रखा मम्मी लोगों ने, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है? जैसे कि एक एनपीओ है, अब एनपीओ को ना डोनर, कौन? डोनर लोग पैसे देते हैं, वाई? फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है? किस पर्पस के लिए? कोई भी स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। देखना ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मम्मी पापा लोगों ने मम्मी को पैसा क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था, एजुकेशन, शादी वगैरह के लिए। वैसे ही बहुत सारे डोनर एनपीओ को स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा देते हैं। अब ये पर्पस दो नेचर का हो सकता है। एक होता है आपका कैपिटल नेचर का, ठीक है? और एक होता है आपका रेवेन्यू नेचर का, ठीक है? अब कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो जैसे कि ये एजुकेशन के लिए मम्मी लोग को जो एजुकेशन का पैसा मिलता है, ऐसा तो है नहीं ना कि बच्चा को पापा मम्मी को एक ही बार पैसा देगा। अब वो तो हर साल साल जमा करना पड़ता है, तो हर साल साल ही खर्चा होने वाला है ना, तो हर साल ही जमा करना पड़ेगा आपको एजुकेशन के नाम पे। तो जो चीज रेगुलरली होते रहता है एक फैमिली में, या फिर फैमिली के सॉरी एक एनपीओ में, जो भी चीज रेगुलरली होते रहता है एक एनपीओ में, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेवेन्यू, रेवेन्यू से रिलेटेड रिसिप्ट। और जो भी चीज सालों में एक बार होता है, जैसे कि बेटी का शादी, बेटा बेटी का शादी, उसके लिए भी तो पैसा मिला, राइट? तो ये जो पैसा मिला, ये क्या है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो है, बट ये कई सालों में एक बार होता है, ठीक है ना? अब ये क्या होता है? कई सालों में अब एक बार होगा। अब सिंस ये कई सालों में एक बार होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल नेचर का, ठीक है? अब जैसे कि कैपिटल नेचर का क्या क्या हो सकता है? जैसे कि एनपीओ को पैसा मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है? या फिर
कोई भी मान लो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना? बिल्डिंग के लिए फर्नी में कोई भी एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक एसेट्स वगैरह के लिए पैसा मिला। अब ये जो पैसा मिला, इससे बाकी चीज़ नहीं बन सकता। बिल्डिंग के लिए मिला तो बिल्डिंग बनेगा, फर्नीचर के लिए मिला तो फर्नीचर ही बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्डिंग के लिए पैसा मिला और फर्नीचर बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्डिंग के लिए पैसा मिला तो बिल्डिंग बनेगा, फर्नीचर के लिए पैसा मिला तो फर्नीचर ही बनेगा। तो ये जो बिल्डिंग और फर्नीचर ये क्या एसेट्स है ना, इसलिए ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट हो जाता है। सिमिलरली रेवेन्यू, रेवेन्यू के केस में क्या-क्या आ सकता है? अब एक एनपीओ मान लो कोई क्लब है, क्लब रेगुलरली टूर्नामेंट करवाते रहता है, स्पोर्ट्स क्लब होगा, तो वो क्या करवाता रहेगा? टूर्नामेंट वगैरह करवाते रहेगा ना, हर साल-साल टूर्नामेंट वगैरह करवाते रहेगा। तो जो भी ये टूर्नामेंट के लिए स्पेसिफिक फंड मिला या फिर मान लो कितने बार होते हैं ना लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप जो क्रिकेट करवा रहे हो ना, उसका जो प्राइज जो होगा, अल्टीमेटली जो प्राइज दिया जाएगा, वो प्राइज मेरे फैमिली के नाम पे दे दो। लाइक मेरे फैमिली की तरफ से एक डोनेशन दे दिया कि उस वो जो भी प्राइज का कॉस्ट वगैरह होगा, उसका खर्चा हम बियर करेंगे बोल करके। तो आपको क्या मैं किस चीज के लिए पैसा मिल गया? प्राइज के लिए, राइट? तो प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई भी एक ऐसा ऐसा एक्टिविटी के लिए आपको पैसा मिला जो एनपीओ हर साल रेगुलरली करवाते रहता है। अब एक स्पोर्ट्स क्लब है, वो तो क्रिकेट का टूर्नामेंट वगैरह करवाता रहता है ना, क्रिकेट का, बैडमिंटन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट वगैरह सब कुछ होगा ना। तो जो भी वो उन सब किस्म का जो भी डोनेशन मिला ना, वो हो गया आपका रेवेन्यू नेचर का। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज देखिए, सिंस ये आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला, ठीक है? तो आप इसको यूटिलाइज़ भी कहाँ करोगे? स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज़ करोगे। कोई दूसरे चीज़ों में मिक्स नहीं करोगे, ठीक है? अब जिस दिन आपको पैसा मिला, उस दिन से लेके जब तक आपने इस पैसा को यूटिलाइज़ नहीं किया ना, तब तक ये पैसा पता है कहाँ पे रहेगा? ये पैसा आपके लायबिलिटी साइड में रहेगा। एक एनपीओ के लायबिलिटी साइड में खड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है? जब तक वो पैसा फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो जाता, वो पैसा कहाँ पे रहेगा? लायबिलिटी साइड में, ठीक है? ऑफ एन एनपीओ। अच्छा, अब मैंने आपको जब वो शादी का और एजुकेशन के बारे में कुछ-कुछ चीज़ बताया था, क्या-क्या चीज़? एक, उसको इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट मिला। वो इंटरेस्ट को अपन कहाँ पे ऐड किया था? उसी ज्वेलरी वाले में, ज्वेलरी वाले बैग में। या एजुकेशन को कहाँ पे ऐड किया? तो उसी एजुकेशन वाले बैग में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको रेवेन्यू का पैसा मिला, तो देखो आपको रेवेन्यू या बिल्डिंग के लिए पैसा मिला, जिस दिन पैसा मिला उससे लेकर के जब तक आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर लेते, तो उस दौरान तो आप क्या करोगे? उस पैसे को कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे जनरेट होने वाला जो भी इनकम है या जो भी इंटरेस्ट है, उसको कहाँ ऐड करोगे? उसको एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड नहीं करोगे। उसको कहाँ पे ऐड करोगे? उसी फंड में। ठीक है ना? जैसे ज्वेलरी वाला का इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड हुआ था? ज्वेलरी के बैग में ऐड हो गया था। वैसे ही ये जो भी फंड का इन्वेस्टमेंट किया, अब फंड का पैसा आया तो उसको इन्वेस्ट कर दिया जब तक यूटिलाइज़ नहीं करना है और जहाँ पे इन्वेस्ट किया उससे जो भी इंटरेस्ट आया या जो भी इनकम आया, वो इनकम को भी कहाँ ऐड करना है? इसी फंड में। उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जितना भी खर्चा होगा, मान लो आपने टूर्नामेंट फंड के लिए खर्चा किया, तो वो खर्चा का पैसा कहाँ से माइनस होगा? उसी फंड से। जैसे कि जो शादी वाला बैग के लिए पैसा जमा हुआ, अब उसमें जो ज्वेलरी खरीदा, दाम सस्ता हुआ, मम्मी ने पापा लोग ने ज्वेलरी खरीदा, तो ज्वेलरी का पैसा मम्मी ने क्या अपना वो डेली खर्चा वाले बैग से दिया क्या? नहीं, वो पैसा कहाँ से दिया था? जो पैसा जमा किया उसी से दिया था। सिमिलरली आप जब ये जो भी टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करोगे या जो भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करोगे, तो जो जो बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन होगा ना, तो उसमें जो भी खर्चा लगेगा या टूर्नामेंट का फंड, टूर्नामेंट करवाने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, वो खर्चा माइनस कहाँ से होगा? उसी फंड से, ठीक है? तो यही है एंटायर कांसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है? इन दोनों को हम लोग एक एग्जांपल्स के साथ भी देख लेते हैं। क्या होता है ये इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है बैलेंस शीट में, साथ ही
कैपिटल फंड में एक और कंसेप्ट है जो आपको सम्स करूंगा उसके दौरान बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं रेवेन्यू वाला, ठीक है ना। ट्रीटमेंट ऑफ ए टूर्नामेंट फंड, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, टूर्नामेंट फंड, एक एनपीओ के पास में क्या आया, फंड आया। तो सबसे पहले तो फंड आया। अब जब फंड आया तो कितना पैसा आया, 50,000। जैसे पैसा मिला, आपके लिए लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी, क्योंकि वो आपका, आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। जब तक आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर लोगे, वो आपके बुक्स में लाइबिलिटी साइड में खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए का आपका लाइबिलिटी साइड में खड़ा है, ठीक है। अच्छा, अब ये टूर्नामेंट करवाने के लिए आपने एक मान लो कोई एक स्टेडियम ही लिया, ठीक है। अब वो स्टेडियम को, स्टेडियम में लोग आएंगे देखने के लिए, राइट। अब बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आएंगे। तो लोग जो देखने के लिए आएंगे, क्या उनको फ्री में बुलाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। टिकट बेचा जाएगा उनको, राइट। तो जो टिकट बेचेगा तो टिकट का कमाई तो हुआ ना, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी इनकम उस पर्टिकुलर फंड के कारण से हो रहा है उसको वहीं पे ऐड कर देगा। जैसे कि अब टूर्नामेंट करवाने के लिए हमने टिकट सेल किया, तो टिकट सेल करके जो भी पैसा मिला उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया, इस 50,000 के साथ में ऐड कर दिया, ठीक है। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट लो, पहले का तो ऑलरेडी टूर्नामेंट के पास में, हमारे पास टूर्नामेंट के नाम पे पैसा था ही। इस साल कुछ लोगों ने और डोनेशन दे दिया, तो सिंस और डोनेशन दिया तो वो डोनेशन भी तो पुराने पैसे के साथ ऐड हो जाएगा। तो बस इस 4,000 को ऐड कर दो, ठीक है ना। पहला कौन सा क्या क्या मैंने ऐड किया, एक तो मेरे पास ऑलरेडी फंड था जो लाइबिलिटी साइड में था। अब मैंने जब टूर्नामेंट करवाने गया तो टिकट बेच करके जो पैसा इनकम जो आया, इनकम आया, वो इनकम को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। दूसरा, अब मुझे इस साल और भी लोगों ने डोनेशन दे दिया कि भैया टूर्नामेंट के लिए और पैसा ले लो, और फंड के टूर्नामेंट फंड के नाम पे और लोगों ने पैसा दे दिया। तो सिंस और लोगों ने पैसा दे दिया तो उसको भी तो यहीं पे ऐड करोगे ना, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। अब टूर्नामेंट खिलवाने के लिए जो खर्चा हुआ उसको माइनस कर दो, तो मेरा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000 वो माइनस हो गया। तो कितना हो गया, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 4 74,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 64,000। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आया, चलो यहाँ तक एकदम सब कुछ क्लियर है। रेवेन्यू के साथ में एक और दिक्कत है जो बच्चे लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है समझने में। अब मान लो कि ये जो खर्चा का नाम लिया है ना, आपका कमाई कितना हुआ यहाँ तक, 74,000, ठीक है। और मान लो ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 नहीं हो करके 80,000 होता। अब क्या करते, बच्चे को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर हमारे पास फंड में 74,000 है, बट टूर्नामेंट करवाते करवाते ना बजट हिल गया, पूरा पूरा बजट ही हिल गया, 80,000 रुपया खर्चा हो गया सर। अब अब क्या करें, अरे बाबा कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे भी तो ये टूर्नामेंट करवाना आपके लिए रेगुलर एक्टिविटी था ना, बस आपको इस साल आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, और तो कुछ हुआ नहीं ना। तो आपको क्या करना है, सिंस 74,000 आपका ऑलरेडी पैसा पड़ा है कहाँ पे, फंड में, तो यहां से आप 74,000 को माइनस कर दो, तो आपके लाइबिलिटी साइड में कितना हो जाएगा, जीरो, खेल खत्म। अब बचा 6,000 रुपया, भैया 80,000 खर्चा हुआ, उसमें से 74,000 तो आपने फंड से माइनस कर दिया, तो 6,000 बच गया ना। ये जो एक्सेस खर्चा होगा ना, एक्सेस खर्चा, ये कहा जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर में ऑफ व्हाट, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। याद रखना, टूर्नामेंट से रिलेटेड जो भी एक्सेस खर्चा हो जाएगा, अगर आपको जितना फंड मिला है तब तक ठीक है, अगर इस साल जितना भी फंड मिला उसमें से जो भी खर्चा हो गया उसके बावजूद भी पैसा बच गया, तो भैया पैसा बच गया तो उसको आपको लाइबिलिटी साइड में रखना है। जैसे कि 64,000 पड़ा है, वो एजुकेशन वाला 10,000 में से 8,000 खर्चा हुआ, 2,000 बच गया, मिक्स नहीं करना है उसको जनरल फंड के साथ में। 2,000 बच गया तो बच गया, उसको अपना लाइबिलिटी साइड में खड़ा करके दिखाओ, ठीक है ना। बट अगर एक्सेस खर्चा हो गया, ज्यादा खर्चा हो गया, तो उस केस में आपका लाइबिलिटी तो जीरो हो जाएगा, जितना फंड था उतना से माइनस कर दो, जो एक्सेस 6,000 रुपीज खर्चा हुआ ना, वो कहाँ चला जाएगा, वो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर चला जाएगा उस साल का, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। रेवेन्यू
पर्पस के लिए जो फंड आया एकदम क्लियर है। रेवेन्यू पर्पस के लिए क्या क्या हो सकता है? प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सब फंड। फंड का नाम लेते ही किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसमें चलो एक और चीज ऐड कर देता हूँ। मान लो कि ये टूर्नामेंट का पैसा मिला 54,000, 50,000। ये 50,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया। क्या किया मैंने? इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे? एफडी में, ठीक है। तो जब हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे तो हम अपने बुक्स में इसको अपन ये इसको सब मिटा देता है, ठीक है ना। ये अपन इसको रब कर देता है, ये रब कर दो, ठीक है। यहाँ तक सब कंसेप्ट क्लियर, इसको रब कर दो, ठीक है। अब मान लो कि ये जो 50,000 आपको मिला है, ये 50,000 रुपया ने 50,000 रुपया आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो आप जब इन्वेस्ट कर दोगे तो आप जिस जगह में इन्वेस्ट किया, मान लो एफडी वगैरह कुछ भी, वो तो आपके लिए एसेट बन जाएगा ना एक बार के लिए, है ना। तो आप उसको कहाँ पे दिखाओगे? यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोल के लिख दोगे? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितना? 50,000, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं जर्नल एंट्री के साथ दिखाऊं तो देखो, जब आपको 50,000 रुपये मिला होगा, आप एंट्री क्या मारा होगा? आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी खड़ा हो गया, टूर्नामेंट फंड, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ये तो जब आपको पैसा मिला होगा, अब आप ये पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो जब इन्वेस्ट करोगे तो एसेट बन जाएगा ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो यहाँ तक सब कंसेप्ट क्लियर है? जर्नल एंट्री आपको समझ में आया? कूल। अब समझना कि मान लो इस टूर्नामेंट फंड को जहां मैंने इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट मिला, ठीक है। उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट का इनकम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। वो भी कहां ऐड होगा? इसी फंड में। इसी फंड में, सॉरी, इसी फंड में इंटरेस्ट के नाम पे ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम इसी साइड में, ठीक है ना। अब इसका एक लेग तो यहां चला गया लाइबिलिटी साइड में, दूसरा लेग कहां जाएगा? आइदर आपको पैसा कैश में मिल जाएगा या फिर आपके इस अकाउंट में अक्रूड हो जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अमाउंट आपको कैश में मिल गया, तो एंट्री क्या हो जाएगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड, क्योंकि आपका वो पैसा फंड में ऐड हो रहा है ना, लाइबिलिटी साइड में ऐड हो रहा है। तो आपका लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होगी और आपका कैश भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि वो इंटरेस्ट अक्रूड रह गया, मतलब कि आपका इनकम तो जनरेट हो गया पर कैश नहीं मिला। तो उन केसेस में इसके कैश के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। अब ये अक्रूड इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ये अक्रूड इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है ना, मिला तो नहीं। तो ये जो फंड जो आपने इन्वेस्ट किया था ना, ये यहां भी ऐड हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है, जितना भी पैसा हो, लेट से 5,000 रुपये ले लेते अपन, 5,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा या फिर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो कैश में मिला तो यहाँ पे कैश में ऐड हो जाएगा 5,000। अगर कैश में नहीं मिला तो ये कहाँ ऐड हो जाएगा? ये यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है। रेवेन्यू से रिलेटेड सब कुछ समझ में आया? क्लियर है? ओके, अब अपन समझते हैं जब अपने को बिल्डिंग के लिए पैसा मिला, ठीक है। तो बिल्डिंग के लिए फंड मिला, ठीक है। ये रख एग्जांपल, आपका पास बिल्डिंग था, ठीक है। बिल्डिंग के लिए आपको कितना रुपए मिला? 7 लाख रुपए मिला। जर्नल एंट्री आप क्या मारोगे? आपके पास में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, क्योंकि बिल्डिंग फंड तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड कितना? मान लो ये 7 लाख प्लस 1 लाख, 8 लाख, क्योंकि डोनेशन भी मिला ना, इससे सब तो पैसा और मिल गया। तो मान लो 8 लाख का आपने जर्नल एंट्री मार दिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि आपने 2 लाख रुपए का खर्चा भी कर दिया, कंस्ट्रक्शन। अब बिल्डिंग तो एक दिन में नहीं बनता ना,
समय लगता है बिल्डिंग को बनने में, तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे शुरू हुआ, आपके पास से क्या हुआ, आपके पास से खर्चा होना शुरू हो गया, राइट। तो आपका, आपने जो आपको जिस पर्पस के लिए पैसा मिला था, वो पर्पस के लिए आप यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो जितना का स्टार्टिंग में लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी तो आपका रिड्यूस होते जाएगा ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा, आपका जो बिल्डिंग फंड, जो लाइबिलिटी था, बिल्डिंग फंड क्या हो जाएगा, डेबिट टू, आपके हाथ से क्या गया, कैश या फिर बैंक, जो भी मान लो आप। ठीक है, कितना पैसा था, 2 लाख रुपए का था, 2 लाख रुपए का। तो देखो हुआ क्या, कैश आया, लाइबिलिटी बढ़ा। ठीक है, कैश गया, लाइबिलिटी कम हुआ। यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है समझना, आपका जैसे बिल्डिंग बनना शुरू हुआ, आपको एक एसेट मिला कि नहीं मिला, आपके लिए तो एक एसेट बना ना। जैसे ही बिल्डिंग बना, तो बिल्डिंग तो आपके पास में एक एडिशनल बिल्डिंग खड़ा हो गया ना। कोई भी बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग तो आपके नाम पे हो जाएगा। तो जब बिल्डिंग एक एनपीओ के नाम पे हो जाएगा, तो बिल्डिंग को तो फ्री में एक एसेट मिल गया ना। तो मैं यहाँ पे मैं लिखूं, बिल्डिंग के नाम पे एक एसेट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट इंक्रीज तो डेबिट हो जाएगा ना। जितना का बिल्डिंग बना उतना का बिल्डिंग, जितना का खर्चा का बिल्डिंग बना, उतना ही का तो बिल्डिंग आपको अपने बुक्स में मिल गया, राइट। तो इसको तो मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा। तो ये रहा मेरा एसेट साइड में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट क्या करेंगे। शुरुआत में तो बिल्डिंग को कैश इंक्रीज, बिल्डिंग लाइबिलिटी इंक्रीज, जैसे बनना शुरू हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज, कैश डिक्रीज। तो एसेट लाइबिलिटी साइड इक्वल मैच कर रहा था। अब ये सब होने के बाद में आपको फ्री में एक बिल्डिंग मिल गया। तो आपने क्या किया, बिल्डिंग को तो अपने बुक्स में दिखा दिया एसेट साइड में। अब लाइबिलिटीज साइड में भी तो आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा, राइट। तो जितना का आपका बिल्डिंग बनते रहेगा ना, जितना का बिल्डिंग बन जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, कैपिटल फंड में। तो अपन कैपिटल फंड को क्रेडिट कर देगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरा ओपनिंग कैपिटल फंड है। हर एक बिल्डिंग का कैपिटल फंड तो होता ही है ना, ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि पार्टनरशिप में ओपनिंग कैपिटल होता है, राइट, वैसे इसमें क्या होता है, कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड में ये 2 लाख रुपए का ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज। ठीक है, यानी यहां से 2 लाख माइनस हुआ, कैश से भी आपका 2 लाख रुपीज माइनस हो जाता है, राइट। अब सिंस माइनस तो हो गया, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के नाम पे एक एसेट खड़ा हो गया आपके बुक्स में। इसीलिए आपको जो जितना का बिल्डिंग खड़ा होगा ना, उसको आपको कहां पे दिखाना पड़ेगा, आपके कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा उतना ही अमाउंट से। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया, वेरी गुड। अब अब खेल क्या है जिसका, इंटरेस्ट का। मान लो कि ये 7 लाख रुपए आपको मिला, आपने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो इंटरेस्ट आया, मैं इसका इम्पैक्ट सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर में किया था टूर्नामेंट फंड को। वो इंटरेस्ट का पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके इसी फंड में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या नाम से, इंटरेस्ट के नाम पे। कितना, लेट से 5,000 रुपए। ठीक है, और जब यार आपका इंटरेस्ट मिले क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो आप अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी तो दिखाओगे अपने बुक्स में, एसेट में। सेम इम्पैक्ट है जो मैंने ऊपर किया था इंटरेस्ट रिलेटेड, सेम इम्पैक्ट यहाँ पे भी है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बट दोनों में फर्क है। जब आपको रेवेन्यू के लिए पैसा मिलेगा, तो जितना पैसा बच गया, वो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड में दिखा दोगे। और जितना एक्सेस खर्चा हो गया, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वो 80,000 माइनस 74,000, वो 6,000 वाला। क्लियर है। बिल्डिंग फंड में क्या कंसेप्ट है कि आपको बिल्डिंग के लिए, स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए पैसा मिला, जितना पैसा मिला उसको आप बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी साइड में दिखाया, जितना खर्चा हुआ उसको माइनस किया। तो आपका ये दो जर्नल एंट्री बैठता है इसमें, राइट, ये दो जर्नल एंट्री। पर जैसे ही आपने खर्चा करना शुरू किया, आपको एक एसेट मिल गया, फ्री का एक एसेट मिला, जिसको आपने अपने एसेट साइड में दिखा दिया। तो भैया एसेट साइड में तो आपने दिखा दिया, लाइबिलिटी साइड में भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। तो उसको आप क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है।
यही है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। पर बच्चों को ना एक और चीज में डाउट होता है कि सर कितने बार क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट लिखता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं भी इन्वेस्ट किया होगा, कोई भी आपके कंपनी, सॉरी, कोई भी एफडी वगैरह में या कोई भी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया, जिसका इंटरेस्ट कितना है, 8%। अब इसमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। अब इसको फिगर्स ले लू, लेट से 8% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज का, तो इसमें साल के अंत में इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 8,000 रुपीज, राइट। अब बच्चों का डाउट पता है क्या होता है कि भैया इसका पहले तो जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाया था, समझ लो यहाँ पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट का इनकम को हम कहाँ ऐड कर देता रहा, इसी फंड में, राइट। पर ये जो कंपनी ने अलग से इन्वेस्टमेंट किया, क्या इस ये जो इंटरेस्ट होगा, इसका जो इंटरेस्ट का इनकम होगा, उसको भी कोई फंड वगैरह में ऐड करना है क्या? देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई पैसा मिला? समझना, इस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक पर्पस करने के लिए आपको पैसा मिला क्या? नहीं मिला ना। अगर पैसा नहीं मिला कोई भी चीज का, और कंपनी एनपीओ ने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, दो कंसेप्ट है, एक होता है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला, उसको इन्वेस्ट करना। दूसरा होता है कि सब्सक्रिप्शन वगैरह, जनरल, वो होता है पापा के पास जो जनरल फंड आ जाता है, अब उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब वो पैसा जो इन्वेस्ट किया, उसमें जो भी इंटरेस्ट आया ना, वो इंटरेस्ट पता कहाँ जाएगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो जाएगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट आया, जिसके लिए स्पेसिफिक पैसा नहीं मिला, एनपीओ ने खुद के पॉकेट से पैसा लगाया, वो पैसा लगा करके जो भी इंटरेस्ट का कमाई हुआ ना, वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट ये जो फंड मिला, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड मिला, उस फंड में जो भी इंटरेस्ट मिला ना, वो इंटरेस्ट इसी में जाएगा, इसी में ऐड हो जाएगा। जो भी इनकम आया इसी में ऐड हो जाएगा, जो भी खर्चा हुआ वो भी इसी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसको उसको आप वहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे। बच्चों को इसी इसी दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और इन दो चीजों को मैंने आपको बहुत क्लियरली और आसान एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। फंड का नाम लिया ही नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट है, समझना, फंड के नाम पे कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फंड है, और उस फंड का पैसा इन्वेस्ट किया है, उससे इंटरेस्ट आया है, वो कहाँ जाएगा, उसी फंड में, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, ठीक है। ये है एंटायर कंसेप्ट कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग।